हेलो हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री ऑफ भारत यूट्यूब चैनल के एक और एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के सेकंड पार्ट की, जहां पे हम नोआखली के दंगों को डिटेल में देखेंगे और कलकत्ता में हुए दंगों के बाद क्या हुआ इसके हम आगे देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। थोड़ा सा पहले से अगर हम स्टार्ट करें तो 16 अगस्त को कलकत्ता में भीषण नरसंहार शुरू होता है, जो कि अगले 3 से 4 दिनों तक चलता है और वहाँ की सारी स्ट्रीट्स, सीवर, नालियाँ सब लाशों से भर जाती है। मुस्लिमों की भीड़ का हुजूम, जिसको कि सरकार का संरक्षण प्राप्त था, वो सब जगह जाके हिंदुओं का नरसंहार करती है और मर्डर्स, रेप्स, किडनैपिंग्स, अबडक्शन, फोर्स्ड कन्वर्शन, धर्मांतरण, ये सब होता है। और गोपाल पाथा जो है, गोपाल मुखर्जी और इनके साथियों ने मिलकर काउंटर अटैक लीड किया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे शांति आई और सुहरावर्दी, जो कि पुलिस को किसी की मदद नहीं करने दे रहा था, उसने फाइनली पुलिस को एक्शन में लिया, मिलिट्री रिक्वेस्ट की गवर्नर से और फिर स्थिति थोड़ी शांत हुई कलकत्ता में। पर इसके बाद क्या होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कांग्रेस से, कि जब मुस्लिम लीग ने इतना बड़ा एक्शन लिया और उनके कॉल पे इतने हज़ारों लाखों की भीड़ ने इतना भीषण नरसंहार किया, कि उसका खुल के कंडेमनेशन हो। पर ऐसा खुल के कंडेमनेशन नहीं आया और किसी भी बड़े नेता ने कलकत्ता उस टाइम पे विजिट नहीं किया। गांधी भी उस टाइम पे सेवाग्राम में ही थे, वे कलकत्ता नहीं आते हैं अगस्त के टाइम पे। और कांग्रेस वाले अपने अंतरिम सरकार फॉर्मेशन में व्यस्त थे। सो जो प्रोविंशियल इलेक्शन फरवरी के महीने में हुए थे, उससे एक अंतरिम सरकार बननी थी, जो कि आगे संविधान, सभा और बेसिकली भारत की गवर्नेंस का ध्यान रखती, जिसको कि ठीक ठाक पावर्स प्राप्त थे आज़ादी के पहले भी। तो कांग्रेस उसमें व्यस्त थी, वो अपने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं 2 सितंबर को। और गांधी जी का भी जैसे बयान जो आते हैं, वो कभी भी खुल के इनकी निंदा नहीं करते, वो सुहरावर्दी की काफ़ी लास्ट तक तारीफ ही करते रहते हैं। और हम देखेंगे आगे कि 1947 में जब वो कलकत्ता आते हैं तो वो असल में सुहरावर्दी के साथ उसके बंगले पे रुकते हैं और तब तक आज़ादी मिल चुकी होती है, फिर भी वो भारत के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा भी फहराने की अपील करते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में। तो ये तो उनकी कुछ अलग ही मेंटालिटी थी। पर अगस्त में जब ये घटना हो जाती है तो उनके कुछ बहुत विवादास्पद बयान भी आते हैं। उनमें से एक मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने एक आर्टिकल दिया था, एंटीडोट। एंटीडोट मतलब कि किसी भी चीज़ की दवाई, वायलेंस की क्या दवाई है। तो वो कहते हैं कि नॉन वायलेंस डज नॉट रिक्वायर एनी आउटसाइड और आउटवर्ड ट्रेनिंग. It simply requires the will not to kill even in retaliation and the courage to face death without revenge. मतलब कि अगर आपके ऊपर हमला भी हो रहा है तो आप में रिवेंज की भावना नहीं आनी चाहिए। आपको बहादुरी से अगर आप मौत का सामना करें तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये पूरी तरह से, मैं तो सोचता हूँ यही पूरी तरह से इनकी अहिंसावादी जिनकी राजनीति है, इसका यहाँ पे समरी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह में से तो जो गलत कर रहा है, जो मार पीट कर रहा है, वही एक तरह से विजयी होगा और जो निर्दोष लोग हैं वो तो अपनी कहानी को कभी कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंसा करने वाला तो हिंसा करेगा ही, वो तो आपकी सहिंसा की अपील को सुनेगा नहीं। तो खैर, उनके इसी तरह के बयान आते हैं और फिर नोआखली के बाद भी उनके इस तरह के विवादित बयान चलते रहते हैं। उन्होंने कभी भी मुस्लिम पक्ष को खुलकर ब्लेम नहीं किया और ये तो उनको काफ़ी पहले से चला आ रहा है। जब उन्होंने 1920 के दशक में अली ब्रदर्स के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी, उस टाइम पे भी मोपला में हिंदुओं का इतना ही भीषण नरसंहार हुआ था और महिलाओं, बच्चों सबकी हत्या कर दी गई थी। पर उसमें भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। और फिर एक और चीज़ थे, उस टाइम के अपोजिशन लीडर थे बंगाल सरकार में ज्योति बसु। ज्योति बसु आज़ादी के बाद बंगाल के 30 साल तक चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनसे अपील की गई कि आप ये शेख सोहरावर्दी की सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करें, या आप जो सदन है, विधानसभा का सदन, वहाँ पे अपने विरोध को प्रदर्शित करें। पर उन्होंने साफ मना कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कलकत्ता मैदान से सुहरावर्दी भाषण दे रहे थे तो ये भी स्टेज पे मौजूद थे और सुहरावर्दी ने इनको अलग से बताया था कि आप अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि हम लोग हिंसा करने वाले हैं। तो इस तरह के लोग फिर 30 साल तक सीएम रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि बंगाल का अभी का वहाँ पे कल्चर ऐसा क्यों है, कि क्यों मुस्लिमों के इतने आक्रामक और उनकी सारी बातों को मान लिया जाता है। जितने भी सरकारें आई गई उसमें मुस्लिम्स का ही सिर्फ अपीसमेंट होता है और बाकी लोगों का ऑपरेशन होता है, बाकी लोगों को दबाया जाता है।
तो ये आज तक भी कायम है, बट मैं ये दिखाना चाह रहा था कि लगभग किसी ने कोई मेजर एक्शन नहीं लिया। अंग्रेज़ों ने रिपोर्ट्स पब्लिश की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। वॉवल ने दौरा किया था कलकत्ता का सबसे पहले, और उन्होंने आके नेहरू, गांधी, जिन्ना सबको भारी लताड़ लगाई कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, लोगों से आप शांति बनाने की अपील नहीं कर सकते। और फिर बरोज, जो कि उस टाइम पे गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने भी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि कितनी हिंसा हुई। खैर, जब इस पे आवाज़ नहीं उठी तो फिर इससे भी भयानक हिंसा नोआखली में हुई अक्टूबर के महीने में। तो जैसा कि हमने देखा, कलकत्ता में लगभग हिंदूज मेजॉरिटी में थे, तो शुरू में उनको काफ़ी, जब वो सख्ते में आ गए और अचानक से हमला हुआ तो शुरू में उनके काफ़ी लोग मरे। पर गोपाल पाथा के नेतृत्व में जब स्थिति कंट्रोल में आई तो हिंदुओं और सिखों ने भी वहाँ पे काउंटर अटैक किया, और मुस्लिमों को भी काफ़ी वहाँ पे काफ़ी लोग हताहत हुए, मुस्लिमों के भी। तो इस चीज़ का बदला सुहरावर्दी को ये समझ में आ गया था कि अब उन्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ मुस्लिम पूरी तरह मेजॉरिटी में रहे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये नोआखली है, चटगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे नोआखली, कोमिला, इन सभी एरियाज़ में फिर दंगे भड़क उठते हैं अक्टूबर के महीने में, और ऐसे बड़े बड़े नेता अपील करते हैं उस पर। अब नोआखली के बारे में मैं बता दूं तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेनलैंड इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ पे नदियाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके जो बनती हैं, उसकी इतनी सारी धाराएं हैं कि ये सब एरियाज बेसिकली एक तरह से टापू हो गए हैं, और अगर बारिश का महीना है तब तक तो यहाँ पहुँचना बहुत बहुत दिन लग जाते हैं। और यहाँ पे 80% लोग मुस्लिम ही थे और आसानी से यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे 10 अक्टूबर 1946 को बहुत ही भीषण हमला होता है। ये 1-2 दिन बाद की अमृत बाजार पत्रिका की रिपोर्ट है। यहाँ पे तो सीधे सीधे 5000 का नंबर वो कोट कर रहे हैं, और इसमें से एक भी ऐसा मुसलमान शायद ही कोई रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गोपाल पाथा नहीं थे, और यहाँ पे मुस्लिम्स पूरी तरह मेजॉरिटी में थे। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अनऑफिशियल 20,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग को, हिंदुओं को पलायन पे मजबूर होना पड़ा था। तो इसका जो लीडर था, हालांकि इसको सुहरावर्दी का, इसको भी पूरा संरक्षण प्राप्त था एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, पर इसका एक लीडर था गुलाम सरवर, और इसकी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस थी नोआखली के एरिया में। एक हाजी पीर तरह की कोई दरगाह थी, और जो सूफी संतों का सिलसिला उस परिवार से आता था। पर इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो शुरुआत की इस हिंसा की कि कलकत्ता में उन्होंने हमारे इतने मार दिए, हमें यहाँ पे जवाबी आक्रमण करना है। फिर 10 अक्टूबर 1946 को उन्होंने यहाँ के हिंसा की शुरुआत की राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के घर से। तो इनका बहुत बड़ा बंगला था, ये बहुत फेमस व्यक्ति थे वहाँ के। वो पहले शायद एमएलए भी रहे थे पिछले इलेक्शंस में, और नोआखली के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और नोआखली हिंदू महासभा के भी प्रेसिडेंट थे। तो इस तरह से, जैसे कि आप देखते हो कि आपको लगेगा कि इनका अटैक्स पहले गरीबों पे और कमज़ोर लोगों पे होता है, पर नहीं, इन्होंने सीधा अटैक इनके घर पे किया। और सबसे पहले जो शिकार बने वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने, जो वहाँ पे ज़मींदार थे और अगेन काफ़ी पावरफुल थे। और इनके बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट के इनके सिर को सरोवर के पास ले जाया गया। ये इस तरह के लोगों को इनाम दिया करता था, कि वो घोषणा कर देता था कि ये करके लाओ, मैं इसे इनाम दूंगा, या ये कर दो, मैं उसे गाजी की उपाधि दूंगा। गाजी की उपाधि मुस्लिमों में काफ़ी बड़ी मानी जाती है कि हाँ, आपने ये काम कर दिया तो आपने मतलब धर्म इस्लाम की सेवा की, तो उसके चलते इसका सर काट दिया गया था। फिर राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, इनका बहुत बड़ा बंगला था, कोठा था, और उसमें बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति रहते थे। उस टाइम पे भारत सेवाश्रम संघ के एक संत भी वहाँ पे तप आराधना करने आए हुए थे, और वो लोगों को अपने बोलियों से, वो भाषण से लोगों को काफ़ी प्रभावित करते थे। भारत सेवाश्रम संघ अगर आप देखोगे तो अभी भी उसका इंडिया में नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, और इवन उत्तर दक्षिण कहीं भी चले जाओ, दक्षिण के राज्यों में भी अगर आपको बंगाली कल्चर और बंगाली एक ग्रुप सोसाइटी से मिलना है तो आप भारत सेवाश्रम संघ खोज सकते हो। मैं उनके काफ़ी मंदिरों में मैं उनके मंदिरों में काफ़ी बार गया भी हूँ। बैंगलोर में भी उनका एक काफ़ी अच्छा कैंपस है, मंदिर है और कम्युनिटी है। तो वो भारत सेवाश्रम संघ के जो संत आए हुए थे, उससे इसको बड़ी दिक्कत थी। यही है गुलाम सरवर, एक तरह से नोआखली का मास्टरमाइंड। तो इसने फिर बोला कि जो भी मुझे उस संत की, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उस संत की और राजेंद्र लाल रॉय चौधरी की जो सर काट के लेगा, उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो फिर 10 अक्टूबर की सुबह, जब उस दिन लक्ष्मी पूजा भी थी, और लक्ष्मी पूजा में सब व्यस्त थे, उस दिन 300-400 लोगों की भीड़ पहुंचती है इसके घर पे, और इसके घर पे काफ़ी लोगों को, 10 से 15 लोगों को मार दिया जाता है, और इनका भी गला काट कर
पहुंचा दिया जाता है। वो जो संत थे उनके बारे में बताया जाता है कि वो किसी तरह भागने में सफल हो गए थे, पर राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का गला काट कर इसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो कि देखो कितने बड़े आदमी थे फिर भी। और जहाँ पे ये मेजोरिटी में हो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं आम हैं। और फिर जो उनकी पुत्रियाँ थी उनका वहीं पे कहा जाता है कि रेप भी होता है, रेप किया जाता है और फिर उन्हें एज अ सेक्स स्लेव कर लिया जाता है। ये परंपरा इनके में काफ़ी शुरू से ही चली आ रही है, जितने भी ये युद्ध लड़े इनके सारे मेन लीडर्स। तो ये परंपरा कि मार डालो पुरुषों को और महिलाओं पे कब्जा कर लो, ये हमेशा से चला आता रहा है। ये अभी भी हमें दिखता है, ये 1971 में दिखा, ये कश्मीर में हमें दिखा, और फिर ये अभी भी अगर कोई दंगे हो, या बांग्लादेश में जो हो रहा है 2024 में जो हिंसा भड़की है और अभी भी चली आ रही है, उसमें भी दिखता है। उसी तरह एक फ्रीडम फाइटर भी थे लाल मोहन सिंह, जो नोआखली में रहते थे, उनकी हत्या हो गई। और फिर नोआखली में तो मैं कहता हूँ बेरोक टोक हत्या हुई, क्योंकि वहाँ तक कोई अथॉरिटी तक सूचना तक नहीं पहुँची ना। जैसे कलकत्ता में तो फिर भी सारे अथॉरिटीज़ तक सूचना पहुँची, फिर धीरे धीरे गवर्नर और ये लोग फोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं, वो न्यूज़ बनता है। पर नोआखली का तो न्यूज़ बाहर इंडिया तक पहुँचते पहुँचते ही 8 से 10 दिन हो गए थे। तब तक वहाँ पे लगभग सारे हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। 20% हिंदूज थे, 80% मुस्लिम्स, और वहाँ पे कोई काउंटर अटैक करने के लिए भी कोई नहीं था। तो कांग्रेस की शांति और गांधी जी की अहिंसा का ये परिणाम होता है कि फिर से हमें इतना बड़ा दंगा देखना पड़ता है। और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे कन्वर्ट कर दिए गए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग को माइग्रेट करना पड़ा, और वो कलकत्ता में उनके रिलीफ कैंप्स वगैरह लगाए गए थे। तो उसको हम आगे देखते हैं। तो मदद वहाँ पे काफ़ी दिन बाद पहुँची। ये भारत सेवाश्रम संघ का एक दल है जो वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ पहुँचने के लिए इसी तरह नाव का ही रास्ता था। और वहाँ पे गांधी भी शुरू में कोई ना कमेंट करते हैं, ना ज़्यादा वो इस पे रिप्लाई देते हैं, और उन पे काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी डलते हैं। उनकी जो सभाएं होती थी उसमें काफ़ी लोग उनको खरी खोटी सुनाते हैं। 24 अगस्त को भी उनको उनकी सभा में भारी हंगामा होता है, लोग उनको अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कभी भी हिंदुओं को कुछ हो जाए तो आवाज़ नहीं उठाते थे, पर कहीं अगर मुस्लिम की मौत हो जा रही है या हिंदू हिंसक हो रहे हैं तो वो तुरंत अपील करने आ जाते थे अहिंसा की। तो फिर गांधी जी भी मन बनाते हैं नोआखली जाने का, और वो 9 नवंबर को नोआखली पहुंच जाते हैं। पर उससे पहले कांग्रेस के कई नेता शरद चंद्र बोस हो गए, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं 19 अक्टूबर तक ही, मतलब घटना के लगभग 1 से 1.5 हफ्ते बाद, और वहां पे राहत कार्यों को अंजाम देते हैं। ये फिर कलकत्ता में भी इनके लिए राहत शिविरों की स्थापना करते हैं। और जो गुलाम सरवर था, एक तो इसको किसी ने अरेस्ट नहीं किया अथॉरिटी में, फिर अरेस्ट करने के कुछ महीने बाद ही इसे बेल मिल गई। मतलब किस तरह की इसकी पहुंच थी इससे पता चलता है। फिर इसने ये भी एक फतवा निकाला कि जो भी सुचेता कृपलानी का रेप करेगा उसको गाजी का टाइटल दिया जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब खतरनाक था इनके लिए, क्योंकि उस टाइम तक भी स्थिति ऐसी थी कि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आप अहिंसा और ये कांग्रेसी इस तरह की अपील लिए आप नहीं जा सकते थे। और कहा जाता है कि सुचेता कृपलानी भी अपने साथ साइनाइड की गोलियां रखती थी कि कभी भी अगर उन पे हमला हो तो वो उसे कंज्यूम कर लें पहले ही। ये उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी या फिर आचार्य कृपलानी ने अपने बुक्स में लिखा है। और सुचेता कृपलानी आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। खैर उस टाइम पे तो सरवर ने कुछ कर नहीं पाया, बट इस तरह की सिचुएशन थी। और यहाँ पे भी जो फ्रेडरिक बरोज थे उन्होंने 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इन्होंने इन सब बातें जो मैंने अभी कही उन सब बातों की पुष्टि की कि किस तरह से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। अब मैं गांधी के अप्रोच पे यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ। तो गांधी वहाँ पे मिलते ज़रूर हैं। गांधी जी लगभग उस टाइम पे 2 से 3 महीने नोआखली में रहते हैं, वो लोगों से शांति की अपील करते हैं, पर तब तक सारा डैमेज हो चुका था। और गांधी जी की हिपोक्रेसी इसी से दिखती है कि जो राहत शिविर लगाए गए थे नोआखली से भागे हुए लोगों की, वो सुचेता कृपलानी ये सब ऑर्गेनाइज करा रही थी। वहाँ पे गांधी जी पूछते हैं कि इन लोगों से कुछ काम लिया जा रहा है क्या। सॉरी, ये सुचेता कृपलानी है, ये गांधी जी। वो पूछते हैं कि इन लोगों से कुछ काम लिया जा रहा है क्या, या फिर ऐसे मुफ्त पे ये खा रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं, ये तो भी राहत शिविर है, ये मुफ्त में ही खा रहे हैं। तो गांधी बोले ऐसे कैसे, इन्हें कुछ लेबर या कुछ काम करवाना चाहिए, ऐसे मुफ्त में नहीं खाना चाहिए। और फिर वो अपील भी करते हैं लोगों से कि आप अपनी जगह पे वापस चले जाइए। वो आर्मी के लोगों से भी अपील करते हैं कि आप वहाँ पे छोड़ दीजिए लोगों को, ये अब अपना रहन सहन कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली चाह रहे थे एक और फिर से नरसंहार हो जाए। तो इस तरह का तो इनका अप्रोच रहता था। और 1947 के बाद भी दंगे जारी थे कलकत्ता में, बिहार में, नोआखली में। फिर आज़ादी के बाद भी दंगे होते हैं।
वहाँ पे भी इनकी हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके चलते लोग इनके दुश्मन हो गए थे। जब 1947 के बाद ये जाते हैं तो ये शेख सुहरावर्दी के बंगलों पे उसके साथ रुकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और उसकी पूरी तरह से चाटुकारिता करते हैं, पाकिस्तान के झंडे लगवाते हैं अपनी रैलियों में। और ये जितने भी हिंदू ग्रुप्स थे उनसे वो हथियार जमा करने की बातें करते हैं। वो गोपाल पाथा को भी बोलते हैं कि आप अपने हथियार डिपॉजिट कर दें, जिसके लिए कि वो मना कर देते हैं। 1947 में जब आज़ादी के बाद जो दंगे भड़कते हैं तो वहाँ पे बिहार, जहाँ की हिंदू मेजॉरिटी था, वहाँ पे भी हिंदू भी वापस रिटेलिएट करना शुरू करते हैं। जब बंगाल से और ईस्ट बंगाल, बांग्ला, ईस्ट पाकिस्तान से ऐसे मार काट की खबरें आती हैं, तो गांधी जी कभी भी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पे वहाँ पे कभी अपील नहीं किया उन्होंने शांति का, पर हिंदुओं को उन्होंने अपील किया। उन्होंने भूख हड़ताल भी जाके बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की कि नहीं, आप हिंसा रोक दो, आप हिंसा रोक दो, बाकी कहीं भी हिंसा होती रहे हिंदुओं के अगेंस्ट, तो उस पर इनका कुछ कमेंट नहीं रहता था। और ये मैं लास्ट उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनकी हिपोक्रेसी की जो हद है, जो अब तक की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये 17 अक्टूबर को, जब 10 अक्टूबर में नोआखली की घटनाएं हो गई, जहाँ की महिलाओं को या तो देखो, सारे पुरुषों को अगर मार दिया तो सारी महिलाओं को, काफ़ी महिलाओं को मार दिया गया, काफ़ी सारे वहाँ पे भी कुआं वगैरह में उन्हें फेंक दिया जाता था मार काट के। काफ़ी महिलाओं का बलात्कार हुआ, काफ़ी महिलाओं की जबरन शादी करा दी गई, जिनके कि घर में सारे पुरुष मर गए, उनकी जबरन शादी करा के कन्वर्शन कर दिया गया उनका। पर गांधी जी क्या बोलते हैं, 17 अक्टूबर को उनकी एक मीटिंग होती है, उसमें वो कहते हैं कि महिलाओं को चुपचाप जीभ काट के या तो अपना गला दबा लेना चाहिए, या अपनी जीभ को दांतों से दबा के चुपचाप मर जाना चाहिए, जब उन पे ऐसे जुल्म हो रहे हों उससे पहले। और फिर उनको कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं, बीसी रॉय और सुशीला नायर, कि ऐसे जीभ दबा के तो कोई मर नहीं सकता है, इसमें तो सही नहीं है। और फिर उनका विरोध भी होता है उस बयान का कि आप ऐसे मरने के लिए कैसे बोल सकते हो, आप दूसरे पक्ष को रेप करने से तो मना नहीं कर रहे, आप इस पक्ष को मरने के लिए बोल रहे हो। तो उम्मीद थी कि अगले दिन वो माफ़ी मांगेंगे, अपने बयान को वापस लेंगे, पर वो उस एस्पेक्ट को वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, विमेन को एक जहर या पॉइजन या कुछ ऐसे साइनाइड अपने साथ रखनी चाहिए जिससे कि वो मर पाए, क्योंकि मुझे अब मेरे डॉक्टरों ने सलाह दी है कि जीभ दाब के या जीभ दबा के आप आप अपनी जान नहीं ले सकते। तो उन्होंने ये चीज़ लिखा है कि गांधी जी एडवाइज द वुमेन इन ईस्ट बंगाल टू कमिट सुसाइड बाय पॉइजन और सम अदर मीन्स टू अवॉइड डिसऑनर। और अगर आप इवन ये बुक्स में तो ये पूरी तरह गायब है, पर आप गांधी जी की कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी की हिंदी एडिशन लो, इंग्लिश एडिशन लो, कहीं पे भी लो, मैं अपनी वाली एडिशन डालूंगा जैसे मैंने बताया जब मैं मार्केट अपना बनाऊंगा। तो 18 अक्टूबर की उनकी स्पीच है, 516 सीरियल नंबर है, हिंदी में शायद कुछ और सीरियल नंबर है, 395 या कुछ, पर 18 अक्टूबर की उनकी प्रेयर मीटिंग की स्पीच आप सुनिए तो आपको ये बयान दिख जाएगा। इवन उस टाइम पे न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट किया था, गांधी अर्जेस वुमेन टू टेक पॉइजन। मतलब ये एक अपील मुस्लिम लोगों से नहीं कर सकते थे, और कि वो तो हिंसा करेंगे ही, वो करते ही हैं इस तरह से, चाहे वो मोपला हो, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर हो, चाहे वो पार्टीशन के दौरान हो रही हिंसा हो, वो हमेशा हिंदुओं को ही मतलब एक तरह से दबाने की या दब कर रहने की सलाह देते थे। यहाँ तक कि आप मर जाइए, आप जहर ले लीजिए, लेकिन कुछ रिटालिएट मत कीजिए, इस तरह का उनका बयान था। और यही मानसिकता कांग्रेस में भी चली आती है कि हिंदुओं को ही हमेशा दबाया जाए। 2010 में वो एक बिल लाने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें कि कहीं पे भी कोई भी हिंसा उसके जिम्मेदार सिर्फ हिंदू ही होंगे, इस तरीके की कि मुस्लिम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। तो ये मेंटालिटी जो है ये हमारे देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है कि एक ग्रुप को हमेशा आप वाइट वॉश करना चाहें या चाटुकारिता करना चाहें। और इसके बाद भी जो नोआखली में इतनी घटना हो गई, इसके बाद भी इतने ऐसे ढीले ढाले अप्रोच और सही चीज़ों का खंडन न करने की वजह से, गांधीगिरी की वजह से, फिर फाइनली पार्टीशन तो होना ही था, इतने जो दंगे भड़क रहे हैं, फिर भारत का विभाजन हो जाता है। उस पर एक अलग से वीडियो बनेगी कि विभाजन की हिंसा, और उसके बाद जो फिर कलकत्ता नोआखली में फिर से हिंसा हुई, उस पर एक फिर से डिटेल में वीडियो बनेगी। पर इसमें मैं बस डायरेक्ट एक्शन डे के जो एस्पेक्ट्स थे उसको कवर करना चाह रहा था। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप पहले तो मैंने ये तीनों सोर्स डाल दिए क्योंकि ये मैंने पूरी बुक्स हैं मेरे पास और मैंने पढ़ी है पेज दर पेज, जो भी मैंने घटनाओं का जिक्र किया। जैसे जो रॉय चौधरी थे, जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, उनकी जो हत्या का जिक्र है वो इस बुक में पूरी डिटेल में है कि कैसे लोग आए और कैसे उनके पूरे से बड़े से बंगलों में इवन नाम तक दिए गए हैं कि किन 15 लोगों के उस बंगले में कितने बजे मृत्यु हुई, कैसे बिल्डिंग से फेंक दिया किसी को, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए काट काट के।
वैसे सैवेजेस की तरह वो करते थे। तो ये सब सारी इस बुक्स में लिखी हुई हैं। चाहिए हो तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं, कमेंट करें या ट्विटर पे मेरे से आप और पूछ सकते हैं। तो यही मेरी अपील थी, क्योंकि मैं जानता हूँ जब बंगाल फाइल्स रिलीज़ होगी तो उसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि इसमें एक भी चीज़ सच पे आधारित नहीं है। पर जैसे कि मैंने बताया, हिस्ट्री को ग्रे एरिया में कभी नहीं रखना चाहिए, ब्लैक और वाइट, कि क्या हुआ, ये हुआ या फिर ये नहीं हुआ, बस इतने तक में उसको रखना चाहिए। और बस उस समय की जो घटनाक्रम थी उसको आप देख सकते हैं। अब मैंने एक नज़रिया दिखाया, अगर आप किसी लेफ्टिस्ट का नज़रिया देखेंगे तो वो कुछ ऐसे पहलू भी दिखा सकता है कि हाँ, हिंदुओं ने भी इतने लोगों को मारा या इसने। पर आप हमेशा जो घटना की शुरुआत हुई वो किसने की, आप डायरेक्ट सोर्सेज से पढ़ें, प्राइमरी सोर्सेज से पढ़ें। ये जो दोनों घटनाएं थी, ये मुस्लिम लेड मॉब्स के द्वारा हिंदुओं का पूरी तरह से नरसंहार था। दोनों की दोनों घटनाएं, अगस्त की भी और नोआखली की भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ की मर्डर्स, रेप्स, बच्चों का मर्डर, किडनैपिंग, रेप, फोर्स कन्वर्शन सारे हुए, जैसे कि आगे चल के फिर कश्मीर में होता है, या फिर अभी 2024-25 में बांग्लादेश में जैसा देखने को मिल रहा है। ये सब उसी मानसिकता का नतीजा है। तो ये तो हमें ध्यान में रखना ही होगा। तो चलिए, अगर आप इस समय तक भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें, खास करके अगर कोई बंगाल फाइल्स मूवी को के बारे में फैक्चुअल चीज़ें जानना चाहता हूँ तो। और कुछ सोर्सेज चाहिए तो मुझे कमेंट करें, ट्विटर पे रीच आउट करें, डीएम करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।